भ्रांतिमान अलंकार। अब सुनो, संदेह और भ्रांतिमान एक साथ सीखे जाते हैं। कौन कौन? संदेह और भ्रांतिमान एक साथ सीखे जाते हैं। संदेह अलंकार में लास्ट तक ये पता नहीं चलता कि वास्तविकता क्या थी, और भ्रांतिमान में पता चल जाता है कि मुझे इस चीज की भ्रांति हो गई थी, एक्चुअल में ये था, मैं ये समझ गया था। बात समझ में आई? बोलो। ये पेन है, इस पेन को कोई काली गाजर समझ ले, ठीक है, तो ये क्या है? अभी वो ये कहे कि काली गाजर है या पेन है, या पेन है या काली गाजर है, नारी विच सारी है कि सारी विच नारी है, नारी की सारी है कि सारी की नारी है, इसका मतलब संदेह है, संदेह है, नॉट कंफर्म। लेकिन अगर कंफर्म हो जाए कि ये जो पेन है उसको मैं काली गाजर समझ गया था, इसका मतलब मैं कंफर्म कर रहा हूं ना कि है तो ये क्या पेन ही है, पर मैं समझ क्या गया था, तो ये क्या कहलाता है? भ्रांतिमान। इसका मतलब मुझे उसकी भ्रांति हो गई थी। संदेह अलंकार में लास्ट तक पता नहीं चल पाता कि बात क्या है, लेकिन भ्रांतिमान बता देता है कि मुझे गलतफहमी। नाक का मोती अधर की कांति से, नाक पे मोती है नायिका पे, उसने पहना हुआ है ना नाक में, हाँ या ना, उस पे मोती लगा हुआ है, वो मोती सफेद सा मोती लगा रहता है ना, और होठ उसके एकदम लाल है। जब लाल होठों की चमक सफेद मोती पे पड़ेगी तो मोती कैसा दिखेगा? लाल। और जैसे ही वो लाल मोती चमकदार दिखेगा तो तोता को लगेगा कि ये अनार का दाना है, क्योंकि लाल चमकदार जो होता है वो कौन होता है? अनार का दाना। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, आ गया ना भ्रांति से कि गलती से समझ लिया था। किसका बीज? दाड़िम का। बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से हो रहा शुक मौन है। तोता है ना, वो चुपचाप देख रहा है, मौन हो रहा है। हो रहा शुक मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है, और सोचता है कि दूसरा तोता कौन आ गया जिसने अपनी चोंच में अनार का बीज दबा रखा है, जबकि वो तोता नहीं है वहां पे, वो तो कौन है? नायिका है। यस या नो? पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जान वहावरी वही मीड़ती जाए। सुना? और समझ में आया? सुंदर नायिका है, लाल पैर है, एक नाइन आई है। नाइन जो होते ना, नाइयों की पत्नी, वो पहले महावर लगाने काम करती थी। महावर समझते हैं? गेरुआ सा जो बस रंग होता है ना, लाल लाल सा, शादियों में लगाते। तो नाइन जैसे ही महावर लगाने आई है ना, तो वो एक ही जगह पे आगे नहीं बढ़ रही। क्यों? क्योंकि उसको लगता है यहां तो ऑलरेडी लगा हुआ है, मैंने लगा दिया, जबकि लगाया नहीं है। नायिका के पैर ही एक इतने लाल हैं कि उसको ऐसा लग रहा है जैसे कि यहां तो मैंने लगा दिया, इसलिए एक ही जगह पे बार बार वो लगा रही है। तो ये भ्रांति है या नहीं? यस सर। व्हाट्स द मैसेज? अभी तो मेरा मूड बनने लगा था, अभी गनीमत है शब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा। ओके, थैंक यू। ऑनलाइन बंद कर दीजिएगा। समझकर, मानकर, ऐसा कोई शब्द आता है जिससे पता चल जाता है कि उसको उस चीज़ की भ्रांति हुई थी, उसको उस चीज़ का डाउट हुआ था, लेकिन उसे ये भी पता चल जाता है कि मैं गलत था। ओके, तो संदेह पढ़ाएंगे थोड़ी देर बाद, तब और क्लियर हो जाएगा। अभी भ्रांतिमान अलंकार आपने हेडिंग डाली रखा है। ओके, लिखो। जहां सादृश्यता, जहां सादृश्यता
यानी गुण धर्म के आधार पर की समानता के आधार पर भ्रांतिमान अलंकार। अलंकार ही पढ़ रहे थे, सही बात है उनका पूछना। वो 2 से 4 के बैच में हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा था, वहाँ भक्ति काल पढ़ रहे थे वो, तो उनका पूछना गलत नहीं है। अलंकार तो एकदम नया ही हो गया ना उनके लिए, तो बिल्कुल अलंकार चल रहा है, तो अलग कॉपी में लिखना है इसको, तो उसमें तो मत लिखना। वो तो अपना इतिहास का तो गौरव ग्रंथ है, उसको क्यों खराब करें, ठीक है। तो जहाँ सादृश्यता गुणधर्म की समानता के आधार पर उपमेय यानी प्रस्तुत में उपमान यानी अप्रस्तुत की भ्रांति हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? भ्रांतिमान। लिखो, जहाँ सादृश्यता यानी गुणधर्म की समानता के आधार पर उपमेय में उपमान की भ्रांति हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। अच्छा, संदेह और भ्रांतिमान में मुख्य फर्क क्या है? संदेह में तो लास्ट तक पता नहीं चल पाता कि जनु ही जनु या जानही या समुझी जनु जानही या समुझी, ये जनु उत्प्रेक्षा था, उत्प्रेक्षा में भी तो हाँ, क्लास रुक गई है। रिपीट हो रही है। जनु जानही समुझी ऐसा आता है, ठीक है। उदाहरण लिखो। उदाहरण लिखो। नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से हो रहा शुक मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। आगे पीछे क्या है उससे मतलब नहीं, उसको पहले शुरुआत में क्या दिखेगा कि अनार का दाना है। अब नायिका की नाक हरी तो हो नहीं सकती कि भाई नुकीली होती है, लेकिन वो दूसरा तोता समझ रहा है। तो दूसरा तोता तो कब समझेगा? जब हरा होगा तभी तो समझेगा ना। अरे अगर ये नाक हरी हो तो वो दूसरा तोता समझ सकता है ना। उसकी नज़र किस पर है? सीधे सीधे अनार के दाने पे। उसको लग रहा है ये अनार का दाना है, तो उसको लगा अनार का दाना लेके कोई बैठा है, तो वो दूर से देख रहा है उसको, तो उसको ऐसा लग रहा है कोई तोता है यहाँ पर भी जो अनार का दाना लेके बैठा है। उसका रूप यौवन है ना, उसमें ये भी मान सकते हो भाई नाक जो है उस जैसी है, चोंच जैसी है। तो बेसिकली बात यह कि उसको अनार का दाना दिखाई दे रहा है, तो अनार का दाना लेके कोई बैठा है,
तो वो सोच रहा है कि आखिर ये है कौन। आगे जाके जब वो जाएगा तो दिखेगा कि तो नायिका है, ये तो स्त्री है, और इसके मोती कहाँ लगा हुआ है, नाक पे लगा है। तो जिन चीज़ों को वो अनार का दाना लिए हुए कोई चोंच वगैरह कुछ समझ रहा होगा, वो तो उसका भ्रम वहाँ जाते ही खत्म हो गया होगा। ठीक है, अगला देखो, कपि करि हृदय विचारी दीन मुद्रिका डारी। तब सोरठा है, जनु अशोक अंगार जानि हर्ष उठ कर गए हूं। अर्थ समझ में आया? बोलो। सुंदरकांड है, सुंदरकांड है। चलें आगे। हनुमान जी बैठे हैं पेड़ पर। कहाँ पे? पेड़ पर बैठे और विचार कर रहे हैं, देख रहे हैं सीता माँ परेशान है। और सीता उस समय ये कह रही थी कि अब हुन आवत एक हूँ तारा, अब तो कोई तारा भी मेरे ऊपर टूट के नहीं गिर रहा। वो कह रही थी अशोक वृक्ष की, हे अशोक के वृक्ष, तू ही कोई अंगारे बरसा दे जिससे मैं आग लगा करके सती हो जाऊं, वरना माश दिवस में कहाँ न माना तो वो मारा भी काट कर पाना। 1 महीने का अल्टीमेटम दे के गया है कौन? रावण। कि 1 महीने में तुम मेरी पत्नी बन जाओ, अगर नहीं बनो तो मैं क्या करूँगा, तलवार निकाल के मार दूँगा। तो ये प्रॉब्लम सीता जी के सामने है। तो वो पेड़ से कह रही है कि हे अशोक के वृक्ष, तुम ही आग बरसा दो ताकि मैं इस जीवन से मुक्ति पा लूँ। और वो सब की सब घटना कौन सुन रहे थे? हनुमान जी। कपि ने, हनुमान ने हृदय में विचार करके, कैसे? हनुमान ने हृदय में विचार करके दीन मुद्रिका डार, तब क्या डाल दी? जैसे ही उसने कहा ना अब तो कोई अशोक वृक्ष तू ही अंगारे बरसा दे, और हनुमान जी ने अंगूठी टपका दी। राम को दी थी ना, राम ने दी थी ना। जनु अशोक अंगारे, सीता को लगा कि लो सच में ही अशोक वृक्ष ने अंगारा बरसा दिया। जानी हर्ष उठ कर गया हूँ, हर्षित होकर के खुद ने उठ करके हाथ लगाया कि अब तो अंगारा आ गया, अब ख़त्म कर लो खुद को। लेकिन वो जो था अंगारा, वो अंगारा नहीं था, वो क्या थी? भगवान राम की अंगूठी। उसके बाद तो बात कुछ और ही है। अब सीता को लगा कि ये क्या अचंभा। लेकिन सीता को उस समय भी यही लगा था कि कोई मायावी राक्षस है। उसने माया से क्या किया, राम की अंगूठी बना के ज़बरदस्ती गिराई है। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि ओरिजिनली राम की अंगूठी है। समझ में आ रहा है? अंगारा समझ लिया ना, पता, लेकिन बाद में पता चल गया कि ये तो अंगारा नहीं है, भ्रांति हुई थी। ओके। पाए महावर दैन को नाइन बैठी आए, पाए महावर दैन को नाइन बैठी आए,
फिर जान महावरी। वही मीड़ती जाए। क्या हुआ? पैरों में महावर लगाने के लिए, महावर समझते हो? पहले सुन लो ना एक बार, फिर लिख लेना। पैरों में महावर देने के लिए, मतलब लाल सा रंग होता है ना पैरों में लगाते, वो लगाने के लिए नाइन आके बैठी है। पहले नाइन इस काम को करती थी, वो पैरों में महावर लगाने बैठी है। किसके? नायिका के। पाए महावर देने को नाइन बैठी आए, फिर जान महावरी। और वो जैसे ही पैर में लगाती है आगे नहीं बढ़ती, उसको लगता है पहले से ही लगा दिया मैंने, लगाया हुआ है। वही मीड़ती जाए, जो एक जगह है ना वहीं लगा रही है बार बार। नायिका के पैर इतने लाल हैं कि उसको लगता है कि आगे तो मैंने लगा दिया, जबकि वो लगाया नहीं है उसने, उसको उसकी भ्रांति हो रही है, इसलिए वो एक ही जगह बार बार लगा रही है। ठीक है, कितने उदाहरण हो गए? 3। चौथा सुनो। पहले लिख लो, पहले लिख लो, फिर चौथा लिखा दूंगा। परत भ्रमण सुख तुंड पर ब्रह्मधरी कुसुम पलास, सुक्ता को पकड़न चहत जम्बू फल की आस। सुना होगा? नहीं सुना? लिखो। चलें भैया, अगला कौन सा उदाहरण? परत भ्रमर शुक तुंड पर भ्रमधरि कुसुम पलाश, सुकता को पकड़न चहत जम्बू फल की आश। समझ में आया? नहीं आया? तो एक और लिख देता हूं। ओश बिंदु चुग रही हंसिनी, मोती उनको जान, लिख दो। इसकी पहचान या की किधा अथवा
केंधो, ये या की किधो अथवा केंधो, ठीक है। उदाहरण लिखो, हैं किधो मतलब बताता हूं, हरी मुख यह आली, केंधो हो गयो मयंक, मतलब सखी ये भगवान का मुंह है या कहीं चंद्रमा उग आया है, मतलब ईश्वर के मुख को देख करके उसको किसका वो हो रहा है संदेह, चंद्रमा का। लेकिन वो कंफर्म नहीं है कि ये ईश्वर का मुख है या चंद्रमा है। कंफर्म हो जाता तो भ्रांति में। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है। सारी ही किनारी है, किनारी ही की सारी है। हो गया? बोलो, आगे लिखो। कोई यार समझ में नहीं आया तो बता दो। ये जो अपन ने क्लास पढ़ा रहे हैं, अब ये क्लास रुक गई बीच में। ये विद्यार्थी कह रहे हैं कि इसकी परिभाषा लिखाओ, बिना परिभाषा क्यों पढ़ा रहे हो? तो परिभाषा तो मैंने लिखा ही है, पर जैसे इनको वो परिभाषा नहीं पहुंची ऑनलाइन वालों को, तो अब क्या कर सकते हैं? क्लास खत्म होने वाले ऐप पे आ जाएगी। हाँ, तो ऑनलाइन वाले बच्चों आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं ना, वो परिभाषा और सब लिखा ही है मैंने। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट उदाहरण लिखा दिए, आपको गलत ध्यान है। आप ऐप पे देख लेना रिकॉर्डेड में। सारी हरिमुख ये आली, ये तो समझ में आ ही गया। भगवान का मुंह है कि कहीं चंद्रमा उगा है, इसका कंफर्म नहीं हो पा रहा है। दूसरा, सारी बिच नारी है, किनारी बिच सारी है। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है दुशासन के द्वारा। भगवान ने साड़ी बढ़ा दी ना। जैसे द्रौपदी ने कहा ना कि हे भगवान मेरी रक्षा करो, हे कृष्ण मुझे बचाओ, ये दुष्ट दुशासन मुझे निर्वस्त्र करने की कोशिश कर रहा है। और भगवान ने क्या किया?
हालांकि आज के ज़माने में होता तो ऐसा कहा जाता है कि हे भगवान कृष्ण मुझे बचाओ, ये दुष्ट दुशासन मुझे ज़्यादा कपड़े पहनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो सारी बिच्छ नारी है कि नारी बिच्छ सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। कंफर्म नहीं हो पड़ा कि नारी के बीच साड़ी है या साड़ी के बीच नारी है। बात क्लियर है? अगला सुनो। हरिमुख, यह लिख दिया था ना हरिमुख का, तो केसों से झड़ते हैं मोती, केसों से झड़ते हैं पानी, या मोती बिखर रहे हैं। ममता यादव जी, ये किसकी पहचान है? संदेह की। ये किसकी पहचान है? संदेह की। ये किसकी पहचान है? आप क्या पूछ रहे थे? किसका? कैंधो, कैंधो की कहीं, या फिर ये मानव शर्मा है, या फिर कोई और है, तो कंफर्म नहीं है लास्ट तक, इसलिए उसको बोलते हैं। ये लिख लिया? यदि मानवी कहूँ मैं तुझको है, यदि मानवी कहूँ मैं तुझको, याद आया क्या? तो वैसा संकोच कहाँ, यदि दानवी कहूँ मैं तुझको, है लावण्य की लोच कहाँ। बंदेवी समझूं यदि तुझको, बंदेवी समझूं यदि तुझको, होती वह भोली भाली, तुम ही बताओ हे रमणी कौन हो तुम रहस्य वाली, तुम ही बताओ हे रमणी कौन हो तुम रहस्य वाली। पता है सीन कहाँ का है? पता है कि सीन कहाँ का है? नहीं पता है? बताओ। बताओ 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 बताओ। ये एक अमृता नावल है, इसको नोटिफिकेशन नहीं मिलता। कमेंट करो इसको। अपने जो भी विद्यार्थी ऑनलाइन में दुखी है, जवाब चाहता है, उसको जवाब दिया जाए, वहीं से कमेंट करके जवाब दो इनको। ये सारे लोग मानव शर्मा के नाम पर एडमिशन आए थे। 5,000 रुपये की फ़ीस भरी थी इन्होंने, जो कि ऑनलाइन के हिसाब से महंगी फ़ीस है। तो ये दुखी नहीं होने चाहिए, क्योंकि मिशन की गरिमा ख़राब होती है।
कोई विद्यार्थी अगर दुखी होगा तो इसलिए इनको जवाब देते जाओ हाथों हाथ। एडमिन उससे जवाब दे दो तो ताकि सबको दिखे भी, उस तक पहुंचे भी। किसी की पहली क्लास है आज? किसी की पहली क्लास? 1 2 अच्छे समय पे नहीं आया, सही टाइम पे नहीं आया। करते हैं कुछ अच्छा करते हैं, विश्वास रखिए, कुछ अच्छा करते हैं। बस मेरी बात याद रखिए कि विश्वास करिए, कुछ अच्छा करते हैं। लिखा आपने? ये अर्थ समझ में आ रहा है? ये तो पता ही है, केसों से झरते हैं मोतिया, पानी या मोती भी कर रहे हैं। पानी की बूंद चल रही है ना, तो वो पानी की बूंद भी गोल गोल सी सफ़ेद सी हो जाती है ना, मोती सा। ऐसे भी लिख सकते हैं कि यह है सरस ये है सरस मेघ की बूंदें, या है मंजुल मोती। बात एक ही हुई ना, ये पानी की बूंद है या कोई मोतियों की बरसात है। बात एक हुई ना। अरे कभी कभी पानी बरस जाए एकदम तो वो भी तो मोती सा फील देता है। आगे सुनो, ये है ना ईड़ा। ईड़ा मिली है मनु को। कौन? ईड़ा मिली है किसको? मनु को। ईड़ा जानते हो आप? चंट चालाक जीन्स पैंट, और उसके चक्कर में उसने सलवार कुर्ता वाली श्रद्धा को छोड़ दिया ना। अरे मनु छोड़ तो आया, और उजड़ा हुआ शाश्वत प्रदेश बसाना है किसको? ईड़ा को। इसलिए वो मनु से दोस्ती कर रखी है इस समय। अब सुनो, जैसे ईड़ा को देखा उसने, किसने? मनु ने, तो उस समय तक मनु उसके चक्कर में नहीं आया। तो वो सोच रहा है क्या? यदि मानवी कहूँ मैं तुझको तो वैसा संकोच कहाँ। अगर मैं तुम्हें मानवी कहूँ तो तुम्हारे अंदर वो संकोच दिखाई नहीं देता जो सामान्य औरतों में दिखाई देता है। तुम तो बार बात पे कभी बालों के झटके और कभी कुछ, तो उसको लगा कि ये तो मानवी तो है नहीं, क्योंकि वो संकोच नहीं है। यदि मानवी कहूँ मैं तुझको तो वैसा संकोच कहाँ। यदि दानवी कहूँ तो तुझ में है लावण्य की लोच कहाँ। और अगर तुझे दानवी कह दूँ तो तेरे जो शरीर है ना उसमें लावण्य है, सोना बिखरा हुआ, लवण बिखरा हुआ, सुंदर बहुत है। तो ये दानवों में नहीं हो सकता। दानवी होती तो राक्षसी होती तो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर अलग प्रकार की होती। तो ना तो मैं तुम्हें मानवी कह सकता क्योंकि तुम्हारे अंदर संकोच लज्जा नहीं है, और ना तुम्हें मैं दानवी कह सकता क्योंकि तुम्हारे अंदर लावण्य है, लावण्य की लोच है, और वो चीज़ दानवी में नहीं मिलती। हाँ या ना? दानवी होती सीधा पकड़ती, बोले प्रेम करता है कि नहीं करता, वो तो सीधा कहती, मनु को पकड़ के झकझोर देती। ठीक है। बन देवी समझूं यदि तुझको, और यदि मैं तुम्हें बन की देवी मान लूं तो होती है भोली भाली। तो वो कैसी होती है? और तू तो कैसी है? चंड चालाक दिख रही है। बन देवी समझूं यदि तुझको, होती वह भोली भाली। तुम ही बताओ हे रमणी, कौन हो तुम रहस्य वाली। आखिर तुम हो कौन? तुम ही बताओ, मैं तो समझ से बाहर है। ये किसने कहा? मनु ने। इसके बाद वो काम से गया। है जी? अभी कहाँ पहचाना है? अभी तो संदेह में है कि है क्या। मान भी है, दान भी है, बन देवी है, अभी तो कन्फर्म नहीं हो रहा।
वो तो बाद में होगा कंफर्म तो, ठीक है। फिर वो कहेगी कि मैं इड़ा हूँ, शाश्वत प्रदेश मेरा उजड़ गया है, मनु तुम मेरी हेल्प करो। वो आगे की बात है, आगे सुनो। ये बहुत है, संदेह बहुत है। अगले अलंकार पाइए, विभावना अलंकार। कौन सा अलंकार? विभावना। जो नए विद्यार्थी है ना, उनको जो समस्या आ रही है, सब कुछ दिमाग में है, जल्दी कुछ न कुछ इस पे उपाय निकालेंगे। आप थोड़ा सा निराश नहीं हो। और जो लोग पहली बार क्लास पढ़ने आए हैं, उनको कहना चाहता हूं कि 1 या 2 क्लास से किसी को जज नहीं करें। 1 या 2 क्लास से किसी टीचर को जज नहीं करें, किसी संस्थान को जज नहीं करें। सचिन तेंदुलकर पहले मैच में 0 पे आउट थे। अगर जज कर लिया जाता तो भारत में क्रिकेट खेलने को तो मिलता है कि उनको कभी जीवन में नहीं। तो कई बार किस देश काल परिस्थिति में आप खड़े हैं, ये भी एक कारण होता है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप थोड़ा सा अलग समय पे आए। अगर आप 2 दिन पहले आए होते तो मैं ये बात आपसे नहीं कहता, क्योंकि हमारी सुबह की क्लासेज में जो मोती बरसते हैं, है ना। हाँ, तो कोई बात नहीं, जज नहीं करें। आगे सुनिए, इसको बजाने से मजा आता है तेरे को। विभावना अलंकार। विभावना में क्या है? बिना कारण के काम हो जाए, कारण है नहीं और काम, उसको क्या बोलते हैं? विभावना। बात समझ में आई? बिना पायल के ही बजे घुंघरू। पायल है नहीं और घुंघरू, इसका मतलब कोई भूत नहीं है, ठीक है, समझ गए? तो बिना पायल के ही बजे घुंघरू, ये ट्रिक याद रखना, ओके। कारण के बिना काम कैसे संपन्न होता है? बिन पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। भगवान कैसे हैं? बिनु पद चले, भगवान के पैर नहीं है, निर्गुण है ना, निर्गुण है ना। बिनु पद चलई, ये देखना, रुक रुक चल रही है। बिनु पद चलई, भगवान कैसे चलते हैं? बिना पैरों। सुनई बिनु काना, और निर्गुण है ना, तो कान भी नहीं है, फिर भी सबकी सुनते हैं। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। हाथ नहीं है, फिर भी दुनिया भर के काम करते हैं। आनंद रहित सकल रस भोगी, मुंह नहीं है, आनंद रहित है, मुंह नहीं है, उसके बावजूद भी सकल रस भोगी, समस्त रसों का भोग करते हैं। बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी, और बाणी नहीं है भगवान के, भगवान बोलते नहीं किसी से कह के, लेकिन बिना बोले ही सब कुछ कह जाते हैं, हाँ या ना। तो पहचान हुई बिना, बिनु और रहित, ये तो क्या हो गई? पहचान, परिभाषा। अच्छा, विभावना और असंगति एक साथ पढ़े जाते हैं। कौन कौन? विभावना में बिना कारण के काम संपादित हो जाए, और असंगति में काम कहीं हो और कारण कहीं हो। आंख मेरे यार की दुखे, मेरी आंखों में आ गई लाली, गाना है। सारा जग प्यार करे मेरे यार की बात निराली, आंख मेरे यार की दुखे, मेरी आंखों में आ गई लाली, पुराने जमाने का गाना है। आंख किसी की दुख रही है और आंख लाल लाल किसी और की हो रही। हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे, हृदय में घाव मेरे है, पीड़ा किसको है? रघुवीर को है। रघुवीर मतलब राम को। पीड़ा किसको है? राम को। और घाव किसके हैं? कौशल्या के, कौशल्या के। तो ये जो चीज़ें हैं, ये क्या है? असंगति। असंगति। विभावना में क्या होगा?
रहीम के दोहे जैसे हाँ मान सकते हैं, बिल्कुल। कारण कहीं है, कार्य कहीं है। कहने वाली जीभ है और जूते खाने वाला कपाल है। रहीमन जीबा बावरी, कह गई सरक पतार, आपके अंदर गई जूती खाए कपाल। तो ये भी आ सकता है। लिखिएगा, परिभाषा लिखो। जहां बिना कारण के ही बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो जाए, जहां बिना कारण के ही क्या हो जाए, कार्य संपन्न हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं? विभावना अलंकार कहते हैं। तो उसे विभावना अलंकार कहते हैं। उदाहरण लिखो, ये लिखो पहले तो क्या? पहचान। बिना विनु रहित, बिना विनु रहित। एक विद्यार्थी ने लिखा है, प्यास मिट्टी पानी बिना मोहन को मुख देख। ऑनलाइन में विद्यार्थी ने लिखा है कि प्यास मिट्टी पानी बिना, बिना कारण के कार्य संपन्न हो गया ना। मोहन को मुख देख, किसका मुंह देख करके? मोहन का मुख देख करके। सही है ना? ओके, उदाहरण लिखाता हूं। बिनु पद चले ही सुने बिनु काना, बिनु पद चले ही सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बकता बड़ जोगी। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बकता बड़ जोगी। लिख लिया?
प्रभु के बारे में समझा दिया सब कुछ, इसमें कुछ समझाने की जरूरत है क्या? बिना पैर चलते हैं, बिना कानों के सुनते हैं, बिना हाथ के सारे कर्म करते हैं, बिना मुंह के समस्त रसों का भोग करते हैं, और बिना वाणी के भी भगवान बहुत बड़े वक्ता है। जब भगवान बोलते हैं ना तो केवल हम सुन पाते हैं और कोई दूसरा नहीं सुन पाता। सही है ना? अरे आत्मा की आवाज़ आती है ना तो वो बार बार हमको ही कचोड़ती है, औरों को नहीं। आगे लिखो। ममता यादव तू ज़्यादा मत सोचा कर, आत्मा की आवाज़ क्या होती है उसको छोड़। यूँ मान ले बिना काम के कारण बिना कारण के काम हो रहा है। मैंने जैसे बोला ना आत्मा की आवाज़, इसको लगा ये पता नहीं क्या होती है, कुछ पूछने वाली थी, मैं रोक दिया कि ऐसा कुछ नहीं पूछना। आपने पढ़ा होगा, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। निंदक लोगों को नीरे राखिए, अपने आसपास ही रखना चाहिए। सही है या नहीं? इसलिए मैंने शादी कर ली थी कि निंदक लोग अपने आसपास ही रहने चाहिए। आंगन कुटी छवाए, और उनको कैसे? आंगन कुटी छवा के। औरतें हर बात पे पति की कमजोरी बताती है, ये कमी है तुम में, ये गलती है तुम्हारे। जबकि आदमी को बहुत ज्ञान होता है, सब पता है उसको कि क्या गलती है और क्या नहीं गलती। अभी मुझे कोई समय पढ़ाता देखे तो कोई मुझे ज्ञान देगा, ये ज़िंदगी बर्बाद है, अभी सुबह से अब तक खाना नहीं खाया, ऐसी ज़िंदगी बर्बाद है, जल्दी ख़त्म हो जाओगे। अब ये ज्ञान तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन मुझे भी तो पता है कि ये ज्ञान अगर मैं सुनूंगा तो उसके लॉस कितने हैं। तो मुख्य बात यह है कि निंदक लोगों को अपने आसपास रखना चाहिए, क्योंकि बिना पानी और बिना साबुन के ही वो अपने स्वभाव को निर्मल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? निर्मल कर। हमारा जो स्वभाव है ना, उसको बिना पानी और बिना साबुन के हमें कमी बता करके वो हमारे स्वभाव को क्या कर देते हैं? सही कर देते हैं। यस या नो? अभी जो है मेरे को कहा गया कि हम लोगों तो सुबह जल्दी खाना बनाया, अब तक खाया नहीं, वो ख़राब हो जाएगा, दही खट्टा हो जाएगा, फला हो जाएगा, डीका हो जाएगा। अब वो सब तो हो जाएगा, लेकिन हमको भी तो पता है कि और उसके अलावा क्या क्या हो जाएगा। तो मुख्य बात यह है कि कहना आसान है लेकिन करना आसान नहीं होता। कहने को तो कुछ भी है, कहने को तो ये मोनिका भी कह के आई है घर वालों से कि फर्स्ट ग्रेड में टॉप करूँगी, पर पास हो जगह ना, अभी तो सेकंड ग्रेड की तैयारी करूँगी। निंदक नीरे राखिए, लिखो आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। मरत बिना ही नीच रिपु सुन शिवराज प्रताप, एक अभी हमारे ऑनलाइन के विद्यार्थी ने बताया था, वो भी लिख देता हूँ। अरे ये पता नहीं और क्या क्या कमेंट आ गए हैं। क्या लिखा था उसने? बिन पानी ही प्यास मिटी। प्रवीणा एक बार दोबारा लिखना, क्या लिखा था? प्यास मिटी पानी बिना, मोहन को मुख देख। लिखो प्यास मिटी पानी बिना। किसने लिखी मुझे नहीं पता भैया। मोहन को मुख देखे। मैं तो वो लिख देता हूँ सूरदास वाला।
सखी इन नैनन ते घनुहारे, सखी इन नैनन ते घनुहारे, सदा रहत पावस ऋतु इन पर, सदा रहत पावस ऋतु इन पर, जब ते श्याम सिधारे, इन नैनन ते घनुहारे। आदमी को क्या गम में भगवान को याद कर लेना चाहिए, सुकून मिलता है गाने से। हालांकि हमारे ये ऑनलाइन के जो 2300 विद्यार्थी देख रहे हैं ना, ये सोच रहे होंगे टीचर पागल तो है। ये जो हमारे 2300 विद्यार्थी देख रहे हैं, ये सोच तो रहे होंगे कि क्या पागल तो है। कई तो सोचती होंगी लड़कियां जरूर, बोले वैसे ही गाने लग जाता है, बिना गाए नहीं लिख सकता था क्या इसको। सखी इन नैनन ते घनहारे, इन आंखों से तो क्या बादल भी हार गए। क्यों? अच्छा लिखोगे पहले, लिखो लिखो पहले। इन बादलों, इन आंखों से तो कौन हार गए? बादल भी हार गए। क्यों? सदा रहत पावश ऋतु इन पर, हमेशा क्या रहती है? पावश ऋतु इन पर रहती है। पर यार इसमें तो विभावना कैसे आया? इसमें तो विभावना नहीं आया ना। बिनहि ऋतु बरसत निसी बासर, ये ठीक है। बिना ऋतु के ही ये क्या करते हैं? रात दिन बरसते हैं। कौन? बादल। जब ते श्याम सिधारे, ये ठीक है। विभावना आ गया ना अब तो, बिना ऋतु के बरसात हो रही है। पहला वाला कौन सा? उसमें ये था कि सदा रहत पावस ऋतु इन पर, तो ये पंक्ति भी है, ऐसा नहीं ये पंक्ति नहीं, ये भी पंक्ति है। सूरदास के 1.25 लाख पद है ना, तो ये भी है। इसमें ऐसे बिना ही ऋतु बरसत निशिबासर, सदा मिलन दो तारे, ऐसे है। पर कोई नहीं, ये चलेगा। मुख्य बात यह है कि बिना ऋतु के क्या हो रही है? बरसात हो रही है, इसलिए है। हाँ चलेगा। एक वो लिख देता हूं, तुलसीदास। मुनि तापस जिन ते दुख लही, मुनि तापस जिन ते दुख लही, ते नरेश बिन पावक दही। मुनि तापस जिन ते दुख लही, ते नरेश बिन पावक दही। हैं? नहीं आया समझ में? इसकी ट्रिक लिखी कि नहीं लिखी आपने? तो लिखना हो तो ऑनलाइन बच्चों के पढ़े कमेंट है कि हम तो गाकर पढ़ने के लिए ही तो आए हैं। मतलब इनको भी पागल ही पसंद था। ये कह रहे हैं कि हम तो गाकर पढ़ने के लिए ही तो आए, अच्छा लगता है।
ठीक है, ये भी अच्छा है, बिल्कुल लिख सकते हैं। और एक बहुत है, कौन सा अलंकार हो गए? विभावना। अब विभावना, हाँ, अर्थ बिनहि ऋतु बरसत निसी बासर। बरसते कब हैं? बिना ऋतु के। ये है क्या? बिना कारण के काम। बे बरस रहा है, अगर चौमासे में बरसे तो ठीक है, गर्मी में बरसेगा तो वो एक सीन है कि शाम गया, तब से मेरे क्या, इसको हटा देता हूं ना मैं। सदा मिलन दो तारे, मैंने बोला था ये लिखते समय कि वास्तविक पंक्ति इसकी ये है। आप इसको क्यों देखते हो? आप इसको देखो ना, बिना ऋतु के बरसात हो रही है। कृष्ण को छोड़ो, बात क्या है? अभी कृष्ण आए और गोपियां उससे मिल ले, और कृष्ण आए ही नहीं और गोपियां मिल ले, ये क्या कहलाएगा? विभावना। कृष्ण के मिले बिना में आए ही गोपियां मिल ले, इसे क्या बोलेंगे? विभावना। बिना ऋतु के क्या हो रही है? शाम के जाने के कारण हो रहा है, ये अलग बात है। जब तक शाम सितारे, शाम के जाने के कारण हो रहा है, ये बात अलग है। मुख्य बात क्या है कि बरसात क्या हो रही है? बिना ऋतु के। तो शाम कोई कारण थोड़ी है कि शाम जाएगा तो बिना ऋतु के बरसात हो जाएगी। शाम कोई कारण है क्या उसका? हेलो, नहीं है। शाम जाए आए उसका ऋतु से क्या मतलब है? ऋतु आएगी तो बारिश होएगी, शाम आए या नहीं आए उससे कोई मतलब नहीं है। बिना ऋतु के बरसात हो रही है, मुख्य बात यह है। इससे आपको कोई सेंस ही नहीं था, इसलिए मैंने कहा था कि यहीं पे खत्म है बात। ठीक है? अरे बिना दूल्हे के ब्याह हो जाए, ठीक है, आगे चलें। मुनि तापस जिनते दुख लही। मुनि और तपस्वी जिनके कारण दुखी रहते हैं, जो राजा मुनियों को और तपस्वियों को क्या करते हैं? दुखी करते हैं। ते नरेश, वो राजा बिनु पावक दही, बिना आग के जलते हैं। अंदर ही अंदर आत्मा में वो क्या करते हैं? दुखी रहते हैं। उनको ऐसा साफ लग जाता है कि उनके पास धन वैभव ऐश्वर्य सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी अंदर दुखी रहते हैं। मतलब बिना पावक के क्या करते हैं? जलते रहते हैं। कौन? अरे जो मुनियों और तपस्वियों को दुख देते हैं वो सुखी रहेंगे क्या? दगा किसी का सगा नहीं है तो करके देखो, और नहीं करना चाहो तो दगेबाजों के घर देखो। ठीक है? या तो दगा करके देख लो, अच्छा नहीं है, और अगर आपको लगे कि नहीं अच्छा है तो जिन जिन लोगों ने दगा करके आगे बढ़े उनके घर देख लो, परेशान है आज तक। समझ में आया? जिन जिन लोगों ने फोकट का खाया है ना, या तो उनकी संतान परेशान है, या उनके मतलब कुछ न कुछ प्रॉब्लम है घर में, क्योंकि वो खाया कैसा? फोकट। ठीक? मरत बिना ही नीच रिपु। नीच जो शत्रु है ना, अब यहाँ पे देखो, ये बिना है ना, ये पदक्रम का दोष है। होना यहाँ चाहिए था बिना शिवाजी के ही, मतलब शिवाजी का प्रताप सुन लेते हैं ना, तो उससे ही नीच शत्रु है ना, वो बिना मौत के ही मर जाते हैं। औरंगजेब जब सुनता है ना नाम किसका? शिवाजी का, तो औरंगजेब मन ही मन में
मर जाता है। किससे? शिवाजी के नाम सुनने। शिवाजी मारता नहीं है, उससे पहले ही मर जाता है। समझ आया? चलो एक साथ में वो भी लिख लो। कौन सा लिखाऊं? असंगति। पहले असंगति लिखा दूं। असंगति अलंकार। इसके साथ अपन विवाह वो लिखेंगे, वो विरोधाभास। कौन सा वाला? विरोधाभास। जहां पे विरोध का क्या होता है? आभास। वास्तविक विरोध नहीं होता, लेकिन विरोध का क्या होता है? आभास होता है। वो भी लिखेंगे, क्योंकि ये तीनों कारण कार्य पे ही चलते हैं। तीनों कौन कौन? असंगति, विरोधाभास और विभावना। लिखो। जहां पर कारण कहीं और हो, असंगति अलंकार। जहां पर कारण कहीं और हो और कार्य कहीं और हो, और कार्य कहीं और हो, वहां कौन सा अलंकार? असंगति अलंकार होता है। जैसे इसकी ट्रिक लिखो। आँख मेरे यार की दुखे, मेरी आँखों में आ गई लाली। ठीक है, गाना है ये। सारा जग प्यार करे, मेरे यार की बात निराली। आँख मेरे यार की दुखे। गाना है, ढंग से सुनना। तुम सुनते ही क्या हो? यही सुनते हो कहाँ से आई है, कहाँ को जाएगी। अब तेरे को पता है कि तेरे को मरवाएगी, तो तू दूर रहे उससे। बेमतलब के गाने सुनते हो, कोई सेंस ही नहीं उनमें। हैं? बोले मुझको ना पहचानी तू, तेरे घर अखबार नहीं आता। अखबार में तो वो ये देखती है कि कौन सी जगह सेमिनार है, तेरा नाम थोड़ी देखती है। तू पढ़ाता है नहीं, तेरे को कहाँ से पहचानेगी? हैं? कई गाने तो इतने बकवास आते हैं, मन खराब होता है। दिल में मेरे है दर्द डिस्को। साला जहाँ दर्द होता है वहाँ डिस्को हो ही नहीं सकता। कन्फर्म है? असंगति है। जहाँ दर्द है वहाँ डिस्को नहीं होता, जहाँ डिस्को है वहाँ दर्द नहीं है। ज़बरदस्ती बोले दिल में मेरे दर्द डिस्को, वही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो बड़े बकवास टाइप के गाने आते हैं। और कहीं पे तो 100 साल पहले मुझे तुमसे प्रेम था। अब तो कोई भूतजिंद कौन प्रेत है क्या? ऐसे हद करते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, गाने लिख देते हैं। बोले तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी तुझे खुशबू से पहचान लूँगा। तो सर तू कोई कुत्ता है, जरक है, गेदू है, सियार है, तो खुशबू से पहचान लेगा? आदमी तो है नहीं तू। मतलब इतने नॉनसेंस। मेरे को तो अचंभा होता है। एकदम मैं टीवी देख रहा था, बिग बॉस आ रहा था, बिग बॉस। तो मैंने, घर वाले बोले तो ये कांटा लगा गर्ल है। तो मैंने कहा कांटा लगा गर्ल कैसे भाई? मैंने कहा इसने कोई कांटे वांटे भी नहीं लगा रखे। बोले नहीं, इसने वो जो आइटम सॉन्ग है ना कांटा लगा, वो उस पर डांस इसी ने किया था। अच्छा, तो मैंने मोबाइल चला के और वो यूट्यूब पे कांटा लगा सॉन्ग निकाला। और वो जैसे ही मैंने सोचा भाई ऐसा क्या खास है, तो बार बार कर रही थी वो कांटा लगा, हाई लगा। अब मुझे लगा यार जब तेरे कांटा लगा है तो तू पैरों की ओर इशारा कर, यहाँ कांटा। भाई कोई घिसट के चल रही थी, रपट के चल रही थी, मतलब कोई कंसेप्ट ढंग का नहीं। मैंने कहा ये तो सब नाचने नहीं आता। कांटा लगा तो पैरों में इशारा कर कि भाई कांटा लगा। सही है या नहीं?
बहुत कमाल की, या तो गैलरियों में घूमते हैं, या कोई बाहर चाय की दुकानों पे जाके घूमते हैं, या कोई मास्टर से जाके मुंह लगेंगे, बात करेंगे, या जो है और कुछ नहीं होगा तो आसपास जाकर के फ़ोनों पे पूछ लग जाएंगे दुनिया से क्या हालचाल है। जबकि वो 20 मिनट का समय स्वयं को सोचने के लिए देना चाहिए था। 20 मिनट कभी अपने आप से बात करके भी ये तय करना चाहिए कि हमने कितना पढ़ा है, हम किस कंडीशन में हैं। कोई भी टाइम खाली होता है तो खाली होने का मतलब वो खाली समय नहीं है, वो आपको सोचने के लिए मौका दे रहा है। अब आप इस समय तो सोच ही नहीं सकते क्योंकि अब 2 घंटे में आपके साथ खड़ा हूँ। तो इसलिए जब भी 5 मिनट भी समय मिलता है उस 5 मिनट का उपयोग करिए। अगर इस 4 महीने में, आने वाले 4 महीने में एग्ज़ाम लगभग अगस्त सितंबर जाएगी, सितंबर के लगभग एग्ज़ाम होगी है, क्योंकि उससे पहले रीट है, पात्रता की परीक्षा है ना, तो पहले रीट की एग्ज़ाम होनी है, उसके बाद ये ग्रेड सेकंड होना है। उससे पहले अगर ये 4 महीने में आपने अगर ढंग से अपने आप को जी लिया हिंदी के साथ, तो आने वाले कई वर्षों तक आपकी कई पीढ़ियां जो है ना आनंद करेंगी। और यदि आपने इस समय व्यवहार निभाने में, यूं से यूं घूमने फिरने में अपने आप को अगर नहीं बदला, तो याद रखना इसकी बड़ी सज़ा आपको भुगतनी है। ये 4 महीने जीवन बदलने वाले हैं, इसलिए गंभीरता के साथ क्लास पढ़िए और गंभीरता से अपना काम कर, जैसे हो जाता है तुरंत घर जाया करो। यहाँ पे जब आते हो ना तो आपस में बात करना, पीछे मुड़ना, आगे देखना, इस सब की बजाय कॉपी खोला करो। जो चीज़ बाकी है आपकी उसका रिवीजन किया करो। कहीं से दिखना चाहिए कि आप सिलेक्शन पाने वाले लोग हैं, वरना जो ये घूमने वाले लोग हैं ना, ऐसे तो बहुत लोग हैं। इस दुनिया से थोड़ा सा बचिए, चकाचौंध की दुनिया है। यहाँ पे अगर आपने 4 महीने में कोई गलती अब की तो पक्का मानना इतने रोओगे जीवन भर कि आंसू नहीं सूखेंगे, और जिन जिन से प्रेम करने की वजह से आप खुश हो ना, वही तुम्हारे आंसुओं की वजह बन जाएंगे। तो क्लास शुरू करता हूँ। अलंकार पढ़ रहे थे, असंगति अलंकार आपने पढ़ा, उसके कुछ उदाहरण आपने लिखे, शेष उदाहरण आपको लिखने हैं, ठीक है। एक उदाहरण लिखा आपने, हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरे, ओके। और दूसरा लिखा, विष पीते हैं मेघ बिरहणी प्राण निकलते। घाव मेरे है हृदय में, क्योंकि पीड़ा किसके? रघुवीर के। ये कौशल्या का कथन है। माता कौशल्या दुखी है ना, क्योंकि राम जी के क्या है? पीड़ा है। राम जी परेशानी में वन में वास कर रहे हैं। तो कारण कहीं है और कार्य कहीं है। जहां पे कारण कहीं हो और कार्य कहीं हो, वो कौन सा अलंकार होता है? दूसरा है, विष पीते हैं मेघ बिरहणी प्राण निकलते। जो बादल होते हैं ना, वो एकदम काले काले से जब हो जाते हैं, तो जो काले काले से बादल होते हैं ना एकदम, तो ऐसा लगता है जैसे कि इन्होंने जहर पी लिया हो। ऐसा लगता है जैसे इन्होंने, और वो काले बादल देख करके बिरहणी जो स्त्री होती है, उस बिरहणी स्त्री को अपने पति की याद आती है। तो जब काले घनघोर बादल छा जाते हैं तो उसको अपने प्रेमी की याद आती है, पति की याद आती है। इसलिए पंक्ति है कि ये काले बादलों ने पिया है जहर, तभी तो काले हुए। नॉर्मली बादल सफेद भी तो हो सकते हैं, नीले भी तो हो सकते हैं, लेकिन जहर पी लिया तो कैसे हो गए? तो जहर तो किसने पिया? बादलों ने। यानी कि इनमें बारिश का पानी भर गया, और उसकी वजह से प्राण किसके निकल रहे हैं? बिरहणी के। यानी उसको अपने प्रेमी की याद आती है। तो कारण कहीं पर है, जहर कोई पी रहा है, और प्राण किसी के निकल रहे हैं। क्या कहलाएगा? असंगति अलंकार। कुछ और उदाहरण देखते हैं। द्रग ऊर्जत टूटत कुटुंब, लिखिए साथ के साथ। जुरत चतुर चित प्रीत, परत गांठ दुर्जन हिए, दई नहीं यह रीत, मज्जन फल पैखी तत्काला, काक हो पिक बके उमराला,
रामचरितमानस है और उससे पहले बिहारी है। ऑनलाइन के विद्यार्थी जो संदेह अलंकार की परिभाषा पूछ रहे हैं, उनको रिकॉर्डिंग मिल नहीं पाई थी। वो याद रखें कि संदेह अलंकार में उपमेय में उपमान का संदेह है और अंत तक ये पता नहीं चल पाता कि आखिर वो वस्तु क्या थी। तो अंत तक पता नहीं चले वहाँ संदेह अलंकार, और जहाँ पता चल जाए कि मुझे भ्रांति हुई थी उसे बोलते हैं भ्रांतिमान अलंकार। हो गया। पलन पीक अंजन अधर, धरे महाबर भाल, आज मिली हो भली करे, भले बने हो लाल। समझाएं अर्थ। पहला देखिए, द्रगुर्जत टूटत कुटुंब, आंखें उलझती है ना। प्रेमी और प्रेमिका में जब प्रेम होता है तो टूटत कुटुंब, तो ये बात सुन करके कुटुंब में लड़ाई हो जाती है, यानी कुटुंब टूट जाते हैं। जुरत चतुर चित्त प्रीत, और उन दोनों चतुर चित्तों के मन में इससे क्या होता है? प्रेम पैदा होता है। परत गांठ दुर्जन ही है, और जब दो के बीच ये प्रेम पैदा होता है तो जो दुर्जन लोग हैं उनके हृदय में क्या पड़ती है? गांठ। जैसे कि पद्मावती और रत्नसेन के प्रेम में राघव चेतन के हृदय में क्या पड़ी थी? गांठ। तो परत गांठ दुर्जन ही है, दई नई यह रीत, ईश्वर ने ये नई रीत दी है। कैसी रीत है? आंखें कहीं उलझती है और परिवार उससे दूसरी जगह वो वहां टूट जाता है, और परिवार कहीं टूट रहा है और प्रेम कहीं पे जुड़ रहा है, और गांठ कहीं पे पड़ रही है। तो कारण कहीं है और कार्य कहीं है, उसे क्या बोलते हैं? असंगति। मज्जन फल पैखिय तत्काला, काक हो पिक बक हो मराला। रामचरितमानस में गंगा के स्नान का महत्व लिखा गया है कि गंगा में जब मज्जन मतलब शरीर को मांझ के यानी स्नान करके जो फल लोग तत्काल प्राप्त करते हैं, किसका फल? गंगा में स्नान करने का। काक हो पिक, कौआ क्या हो जाता है? कोयल हो जाता है। बकहु मराला, और बगुला हंस हो जाता है। यानी गंगा स्नान से ही कौआ कोयल और बगुला हंस, यानी खराब बुद्धि का आदमी अच्छी बुद्धि का आदमी हो जाता है, खराब बोलने वाला आदमी भी मीठा बोलने लग जाता है। किससे? गंगा के स्नान। तो स्नान कहीं पे है और उसका प्रभाव कहीं पर है। पलन पीक अंजन अधर, पलक जो ये है ना, पलक आंखों के, उस पे तो पीक लगाया है। पीक, पीक कहाँ लगता है? होठों पे।
पान का पीक कहाँ लगता है? होठों पे। कॉम्बिनेशन सही है क्या? नहीं है। अंजन अधर, होठों पे काजल, ठीक है क्या? काजल का होना चाहिए था आंखों पे, पलकों पे काजल और अधरों पे पीक, लेकिन उल्टा हुआ है यहाँ पे। क्या पीक तो पलकों पर और होठों पर काजल, धरे महावर भाल, और महावर कहाँ पे? ललाट पे, भाल माथे पे। लगाते कहाँ है महावर को? पैरों में। यहाँ पे कहाँ लगा है? संगति है क्या? नहीं है। आज मिली हो भली करी, भले बने हो लाल। ऐसा कृष्ण का श्रृंगार करेंगे होली के टाइम में, मस्ती के माहौल में ऐसा श्रृंगार उसका कर देंगे, मतलब ये हालत बनाएंगे। इस तरह की सोच की बात की गई है। तो यहाँ पे जो भी चीज है वो सब गलत लिखी गई है। मतलब पलकों पे पीक नहीं हो सकता, अंजनों पे, अंजन जो है अधर पे नहीं हो सकता, और महावर जो है वो भाल पे नहीं हो सकता, क्योंकि महावर पैर में होता है, अंजन पलक पे होता है, और पीक अधर पे होता है। तो ये असंगति है। बात समझ में आई? इसके बाद अगला अलंकार लिखिएगा। लिख लिया था आपने ये मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार यह पाश्चात्य अलंकार है और नवीनतम अलंकार भी है। अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी विशेषता बताइए, तो विशेषता यही है कि या तो जड़ पर चेतन का आरोप है, या अमूर्त पर मूर्त का आरोप है, या आप ऐसे मान सकते हैं कि प्रकृति का सजीव रूप में चित्रण है। ये इसकी विशेषता है। उदाहरण देखिए। चुपचाप खड़ी थी वृक्षपात, सुनती जैसे कछु निजी बात। उधो मन नाहे 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को आराधेश उधो मन नाहे 10-20। दोनों लिख लीजिएगा, फिर और लिखाता हूं।
हो गया? लिख लिया? कितने उदाहरण हो गए? 2। तीसरा उदाहरण लिखिए। और समझ में आया क्या होगा? जैसे लाइट है ना, ये लाइट है। अब इस लाइट को हम आदमी बता दें, हमें ऐसा कुछ आरोप कर दें कि ये कैसे लगे? आदमी जैसे। जैसे ऊपर छत के किनारे से बैठकर कोई औरत मुझे टॉर्च देकर, कोई औरत मुझे उजाला देकर डरा रही है। उसका उजाला है बहुत तेज, चुभता है आंखों में, सफ़ेद सफ़ेद ऐसी फ्लैश सी चमक जो आंखों को कौंध देती है। अब ये सब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? लाइट के बारे में। तो जहाँ पे जड़ चीज को क्या बता दिया जाए? चेतन। बोले दीवार है ना, ये दीवार, ये सबकी बात सुनती है, एक एक मास्टर के ज्ञान को इतना ले चुकी है कि ये दीवार सब विषयों की ज्ञाता हो गई है। अब ये क्या है? जड़ पे किसका आरोप है? चेतन का। तो जड़ पर चेतन का आरोप या प्रकृति का चित्रण। जैसे देखो, चुपचाप खड़ी थी वृक्षपान, पेड़ की पंक्तियां चुपचाप खड़ी होती, सुनती जैसे कुछ निजी बात। अब वो तो बिना आवाज चले चुपचाप ही खड़ी है ना, पर कवि कह रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई सीरियस बात सुनने के लिए चुपचाप खड़ी हो। कोई बात चल रही हो सीरियस, आप एकदम पहुंचे, आप क्या करोगे? चुपचाप खड़े हो जाओगे। क्या बात चल रही है? कोई बगल में आवाज करेगा, आप थोड़े शांत रहे, सुनने दे। तो ऐसे वृक्ष की पंक्तियां भी क्या है? क्या है? चुपचाप खड़ी थी। अब ये वृक्षों की पंक्तियां तो वृक्ष चुपचाप थोड़ी खड़ी रहती है, वो तो हवा नहीं चल रही, लेकिन उन पे आरोप लगा दिया कि वो किसकी तरह है? मनुष्य की तरह। उधो मन नाहे दशवीश, मन अना उधो, वो कोई दशवीश तो है नहीं, एक ही था, वो भी किसके संग चला गया? अब ये अमूर्त है ना मन, मन दिखता थोड़ी है, पर कह दिया वो तो शाम के संग गया, उसको मूर्त बना दिया ना। तो जहां अमूर्त को क्या बना दें? जड़ को क्या बना दें? या प्रकृति को सजीव रूप में चित्रित कर दें, तो वो क्या कहलाता है? यही तो मैंने लिखा है। ठीक है, और सुनो, सबसे नया अलंकार है, और मैंने लिखा पाश्चात्य अलंकार है। ये विदेशों से आया है, हिंदुस्तान के काव्य शास्त्र में शामिल नहीं था, ये पहले विदेशों में था, वहां से हिंदुस्तान में आया है। ठीक है, और सुनो, बीती विभवर जागरी, बीती विभवर जागरी, अंबर पन घट में डुबो रही, अंबर पन घट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, बीती विभवरी जागरी, बीती विभवरी जागरी। छोटे पौधे, लघु भार, शस्यपार, हिल हिल खिल खिल, हाथ हिलाते, तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। छोटे पौधे, लघु भार, शस्यपार। हाँ, उससे पहले जो सुनती थी निजी बात, वो केदारनाथ अग्रवाल था।
हो गया। हो गया क्या? सिंपल है। आपने क्या निराला को पढ़ा है? सांध्य सुंदरी, संध्या सुंदरी उतर रही है मेघ में आसमान से धीरे धीरे, पढ़ा है क्या? थोड़ा सा हिंट तौर पे लिख दूं, उतर रही है मेघ में आसमान से धीरे धीरे, संध्या सुंदरी। संध्या को किस में रूप में पेश किया है? सुंदरी के रूप में। धीरे धीरे तो शाम होती है ना, एकदम थोड़ी होती है, धीरे धीरे होती है ना। ऐसे ही संध्या को किसके रूप में? सुंदरी के रूप में। बोले सुंदरी है, आसमान से धीरे धीरे उतर रही है। सुंदर लगती है ना शाम का समय भी। शहरों में तो इतना नहीं, लेकिन गांव में जब गाय भैंस आते हैं, एक गोधुली का जो समय होता है, गोधुली बेला बोलते हैं ना विवाहों के टाइम भी, वो बहुत बेस्ट लगता है, अच्छा लगता है। गाँव में शाम के समय जब सब लोग अपने अपने खेत खलिहानों से लौट रहे होते हैं, काम करके जानवर लौट रहे होते हैं, चरवाहे लौट रहे होते हैं, तो एक बहुत अच्छा सीन होता है, खुशियाँ छाती है गाँव में अंदर। उससे पहले दिन में तो लोग बाहर रहते हैं। हो गया। जहाँ कहीं भी किसी को मनुष्य रूप में पेश करें, कोई भी पदार्थ हो, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? वो मानवीकरण। ये याद रखो। यहाँ पे रूपक भी है, ये वाला है ना, इसमें कौन सा है? रूपक भी है। हेलो, बीती विभावरी जागरी, रात खत्म हो गई है, इसलिए अब क्या करो? विभावरी मतलब रात, इसलिए अब क्या करो? जाग जाओ। अंबर पनघट में डूबो रही, आकाश को क्या बताया गया है? पनघट। पनघट रूपी आकाश है। तारा घट उषा नागरी, जो तारा रूपी घट है, तारे कहाँ डूब रहे हैं और घड़ा कहाँ डूब रहा है? कौन डुबो रही है? उषा नागरी। नागरी का मतलब चतुर, सुंदर। कौन? उषा। उषा मतलब प्रातःकालीन किरण। प्रातःकालीन जो किरण है, स्त्री है, उसको क्या बताया गया है? स्त्री बताया गया। किसको? उषा को। और वो कैसी है? जो तारों को किस में डुबो रही है? अंबर में। ऐसा लगता है जैसे कि कोई स्त्री पनघट पे अपना घड़ा डुबो रही हो। पानी भरती है ना पनघट पे खड़ी होके, तो जैसे पनघट पे घड़ा डुबोती हैं, ठीक ऐसे ही जैसे कि तारों को किस में डुबोया जा रहा हो? आकाश में। कौन डुबो रहा है? उषा। यानी कि जो सूर्य की किरणें प्रातःकालीन, उनको स्त्री के रूप में दिखाया गया है। ये रूपक भी है, ठीक है। अब ये अंबर को पनघट है बताया, या तारा को घड़ा बताया है। ये जो तुलनाएं करी है, यहाँ पे देखो, तारों का आधार कौन है और घड़े का आधार कौन है? और जहाँ पे आधार आदेश संबंध होता है, वहाँ कौन सा रूपक होता है? परंपरित रूपक। आधार आदेश का संबंध होता है, वहाँ कौन सा रूपक होता है? परंपरित रूपक। एक दूसरे का आधार है ना। तारों का आधार कौन है? आकाश। उसी में डूबे जा सकते हैं। और पनघट तो घड़ा कहाँ पे डूबेगा? क्योंकि अपने घर तो परेंडी पे तो खाली रहेगा ना, वो डूबेगा कहाँ? पनघट पे, ठीक है। छोटे पौधे, निराला का इशारा है गरीब लोगों की ओर। छोटे पौधे, लघु भार शस्य पार। छोटे लोग होते हैं ना, उनमें ज़्यादा वजन नहीं होता, मतलब ज़्यादा इच्छाएं नहीं होती। और शस्य पार, और सुंदर दिखाई देते हैं कौन? छोटे पौधे। ऐसे ही गरीब लोग भी सरल सहज होते हैं, हर किसी से बात कर लेंगे, कोई घमंड नहीं होता। हिल हिल खिल खिल, मतलब जैसे गरीब लोग चला के लोगों से बात करते हैं ना, और भैया राम राम बढ़िया है, ऐसे ही छोटे पौधे भी चला के क्या करते हैं?
हिलते हैं, खिलते रहते हैं, खुश रहते हैं। हाथ हिलाते तुझे बुलाते, और जब वो हाथ हिलाते हैं ना मतलब हिलते हैं पौधे। अब देखो पौधे क्या कर रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, इसका मतलब जड़ में किसका आरोप है, चेतन का, प्रकृति का सजीव चित्रण है ना। तुझे बुलाते, और वो किसको बुलाते हैं, बादल से कह रहा है कि बादल तुझे बुलाते हैं, कौन, छोटे पौधे की तू बरस ताकि हम लोग कुमलाए नहीं, हम भी खिल जाएं, अगर तू बरसेगा नहीं तो मर जाएंगे। ऐसे किसान के लिए है ये। किसान किसको बुलाता है, किसान छोटा पौधा ही है, मतलब कमजोर है, गरीब है, किसको बुलाता है, बादल को। और क्या कहता है, अच्छा विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। और जब विप्लव रव होता है यानी मूसलाधार बारिश होती है, अच्छी बारिश होती है, उससे छोटे पौधों को शोभा पाते, मतलब अच्छा होता है। बड़े पेड़ों के तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी जड़ तो बहुत अंदर तक चली गई है ना, तो वो तो ऑलरेडी पानी ले आते हैं। भाई बड़े पेड़ तो अंदर से पानी ले आते हैं, लेकिन छोटे पौधों को तो अच्छी बारिश चाहिए ताकि बाहर से पानी ले सके। छोटी मोटी बारिश से तो क्या होगा, वो जमीन ही सूख लेगी, उन तक पहुंचेगा ही नहीं। तो विप्लव रव जब होता है, विप्लव रण से या रव से, रवि है। वैसे इसका मतलब ये होता है कि जब कोई घनघोर क्रांति होती है ना तो छोटे ही हैं शोभा पाते हैं, तो उससे छोटे लोगों को फायदा मिलता है, क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं ना उनका तो क्रांति में कुछ गया नहीं, ठीक है। बड़े लोग जब आपस में लड़ते हैं ना तो उनसे उनको उनकी वास्तविकता का पता चलता है। तो जो बेसिकली छोटे छोटे लोगों का महत्व का पता चलता है जब कोई बड़ी क्रांति हो। यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, वहां आर्मी में नॉर्मली किसी व्यक्ति को कोई हथियार नहीं देगा, देश दे देगा क्या, नहीं देगा ना, आदमी को बड़ा बनाएगा। लेकिन जब बड़ा रण हो रहा है तो अब देश ने कह दिया हर आदमी क्या करो, हथियार उठा लो। हर देश का हर आदमी क्या है, अब सैनिक है, अपने आप को क्या मान ले, सैनिक मान ले। नॉर्मली सैनिक कहाँ बनाते हैं, पहले भर्तियां लेते हैं, हाँ या ना। तो जब बड़ी क्रांतियां होती है तो छोटे लोग पुरस्कृत होते हैं, मतलब अच्छी बरसात होगी तो क्या होगा, जो सामान्य गरीब लोग हैं उनके भी दाने खाने को मिल जाएंगे, उनके भी खेतों में फसल हो जाएगी। निराला की बादल राग है ये। अगली बात करते हैं, सुनिएगा। क्लास में हूं, बताएं। हाँ बताओ, फिर कितने रुपए में, तो कितने रुपए लगेंगे, कितने पैसे लगेंगे, तो फिर कंपनी में तैयार है, कंपनी वाले उसको उसमें कर देंगे क्लेम में। हाँ बात हो गई मेरी, हाँ ठीक है ठीक है। वापस जो है चाबी, जो है चाबी किसको देंगे, मेरे तक पहुंचवाना चाबी, नीचे ही हूँ। हो गया, इसके बाद आगे चलते हैं। ये समझ में आ गया। एक बार सिलेबस निकालना, एक बार सिलेबस निकालना। अगला अलंकार बताओ मुझे, अलंकार दोनों में बराबर ही हैं। केवल विरोधाभास रह गए बस, और तो सारे हो गए। लिखो विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास सुनिएगा, जहां पे क्या है, वास्तविक विरोध नहीं होता, क्या वास्तविक विरोध नहीं होता, उसके बावजूद भी विरोध का आभास होता है। अभी मैं आपसे ऐसे कहूं कि झूठ कहते हैं लोग, मोहब्बत सब कुछ छीन लेती है, हमने तो मोहब्बत करके गमों का खजाना पाया था। समझ में आया क्या? झूठ कहते हैं लोग कि मोहब्बत सब कुछ छीन लेती है,
हमने तो मोहब्बत करके गमों का खजाना पाया था। अब ये पंक्तियों में आपको विरोध का आवाज तो हो रहा है ना। हेलो, झूठ कहते हैं लोग कि मोहब्बत सब कुछ छीन लेती है। आगे क्या? हमने तो मोहब्बत करके गमों का खजाना पाया था। बात तो वही है। अरे सब कुछ छीन लेती है तभी तो गमों का खजाना पाया। तो वास्तविक विरोध होता है नहीं है, लेकिन विरोध का आभास होता है। ऐसा लगता है जैसे कि ये बात पहली लाइन कह रही है कि झूठी है, सब कुछ छीन लेती है, और दूसरी लाइन कि नहीं हमको तो खजाना मिला है। तो विरोध का आभास तो हुआ ना, लेकिन क्या वास्तव में विरोध है? नहीं है। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। खर्चा करोगे बढ़ जाएगा, अगर नहीं खर्चोगे तो घट जाएगा। अब ये सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात है। बात तो सही है, लेकिन नॉर्मली कोई सोचे कि साहब खर्चा करोगे तो बढ़ेगा और खर्च नहीं करोगे तो घटेगा। अब ये वास्तव रूप में तो विरोध लग रहा है ना। तो जहां पे विरोध का आभास तो होता है, लेकिन वास्तविक विरोध नहीं होता। आम व्यक्ति उसके लिए अलग समझ सकता है, लेकिन साहित्यिक जो पाठक है उसको उस पर समझ में आ जाता है कि यहाँ पे कोई विरोध नहीं है। वास्तविक विरोध नहीं होते हुए भी विरोध का आभास अगर कराता है तो उस अलंकार को क्या बोलते हैं? ठीक है, लिखो। जहां वास्तविक विरोध न होने के बावजूद विरोध का आभास होता हो, उसे विरोधाभास अलंकार कहते हैं। एक बार ये लाइन लिख दो। जहां वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो तो उसे क्या कहते हैं? विरोधाभास अलंकार कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देखिए। इसमें कुछ समझाने का, आगे ज्यादा लिखाने की आवश्यकता नहीं है। बात तो एक में समझ में आ रही है ना। मैं भी लिखा हूं कि आम पाठक को तो विरोध महसूस होता है, लेकिन जो साहित्यिक व्यक्ति है वो तो समझ जाता है कि इसमें कोई विरोध नहीं है। तो बात तो वही हुई ना। सुरसती, पहले यही लिख देता हूं। ट्रिक तो मैं क्या बताऊं, वो डायलॉग जो मैंने बोला वो तो शायरी है, वो तो मेरे पे आती है तो मैंने बोल दिया, और आपको वो आती नहीं है तो आपको वो याद भी नहीं होगी। सही है ना? वो तो जिस पे आती है ना उसके लिए तो वो मजाक लगती है, और जिस पे आती नहीं, जिसको याद करनी है तो याद ही करनी है, तो फिर सरस्वती को याद कर लो भाई। याद ही तो करनी पड़ेगी कि विरोधाभास अलंकार में कोई एक लाइन याद करनी पड़ेगी जिससे आइडिया लग जाए। तो फिर ये लिख लो, सुरसती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। पहले तो ये तो लिख ही लो, ये तो आपका समझ में आ ही गया ना।
हो गया? बोलो तो सही। और लिखाऊं? विस्मय है गोदावरी अमृतन को फल देत। बताओ गोदावरी कैसी है? विस्मय यानी कि उसका पानी कैसा है? काला है। पानी कैसा है? लेकिन गोदावरी में जो स्नान करता है ना, वो भगवान को प्राप्त होता है, ऐसी मान्यता है। तो फल किसका देती है? अमृत का। जबकि लगती कैसी है? विस्मय। आगे चलूं? बिहारी लिख दूं? बिहारी। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग। त्यों त्यों उज्ज्वल होए। तंत्री नाद कवित्त रस, सरस राग रति रंग। अनबूढ़े बूढ़े तरे, जे बूढ़े सब अंग। सुलगा अनुराग कराग, वहां जल से भरपूर तड़ग रहा। मीठी लगे अखियां ने लुनाई, मीठी लगे अखियां ने लुनाई। आकांक्षा गोयल जी ऑनलाइन से जो कुछ लिख रही हैं, बेटा आपने जो भी अलंकार लिखे हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, ये सारे के सारे कंप्लीट हो गए हैं। और आप कह रहे हैं कि क्लास रुक रही है, तो टेक्निकल टीम उसको देख लेगी। कोई कहता है मेरे नोटिफिकेशन नहीं आता, कोई कहता है मेरे को छंद की क्लास नहीं मिल रही। तो ये जो भी प्रॉब्लम है उनके लिए आप मुझे मैसेज छोड़े करें, व्हाट्सअप करिए। यहाँ से एकदम उपाय नहीं हो सकता, बाद में बताइए समस्या क्या है। अब मुझे ये बता दो आप तो पहले कि आप लोग, अब 2 टॉपिक आपके बच गए। शब्द फर्स्ट ग्रेड में हैं, बाद में पढ़ाएंगे, बाद में पढ़ाएंगे। सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आ गई, फर्स्ट ग्रेड है नहीं, कोई मतलब नहीं निकलेगा, एक दिन पूरा खा जाएंगे।
पढ़ाने को भी पढ़ा दूंगा, लेकिन कोई सेंस नहीं है। सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आ गई, सेकंड ग्रेड देनी है सबको, सबको देनी है, टाइम खराब क्यों करें? बाद में अलग से पढ़ा दूंगा, कोई इशू नहीं है। पढ़ाना तो पड़ेगा, हिंदी गद्य की विधाएं पढ़ानी पड़ेंगी, हाँ या ना? पाश्चात्य काव्यशास्त्र, लोंजाने, सरस्तु, क्रौचे सब पढ़ाने पड़ेंगे, तो पढ़ाने तो पड़ेंगे। तो फिर 2 चीज़ ये भी पढ़ा देंगे तभी, अभी एक्स्ट्रा पढ़ाने से कोई सेंस नहीं है। ग्रेड सेकंड के आधार पढ़ा रहा हूँ, अगर ग्रेड फर्स्ट की वैकेंसी आ गई होती तो ग्रेड फर्स्ट के आधार पढ़ाता, सेकंड करने वालों को देनी होती हो। आगे चलूँ, शब्द शक्ति अलंकार में से शब्द शक्ति और रीति, आप मुझे बताओ क्या पढ़ोगे? शब्द शक्ति पहले पढ़ो आप, रीति। पता है क्यों? क्योंकि रीति में दिमाग नहीं लगाना, रीति में दिमाग नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना? रीतियां कितनी और काव्य गुण कितने? काव्य गुण पढ़ लिए पहले, वही रीति हैं, वही क्या है, थोड़ी थोड़ी बात करनी है, उदाहरण सारे वही। अभी मान लो मैंने बोला औज गुण, क्या बोला? तो औज गुण का मतलब गौड़ी रीति है, तो गौड़ी रीति में जो कुछ होता है वो क्या होगा? जो औज गुण में होता था। तो ये कल तक खत्म हो जाएगा ये टॉपिक, फिर परसों एक ही बचेगा, क्या? शब्द शक्ति, और अगले दिन से किताब, 1 घंटे किताब, 1 घंटे ग्रामर। जो भी कुछ होगा वो परसों ही देखेंगे, आज तो हेडिंग में तुम रीति डाल लीजिए, ठीक है? या है जी? हाँ पढ़ा बेटा, हेलो। अभी क्या करना है मुझे? रीति पढ़ानी, उसके बाद क्या पढ़ानी? शब्द शक्ति। शब्द शक्ति सिलेबस है ना, काव्यशास्त्र पूरी करेंगे, ये पूरी होता ही फिर आप जो कहोगे वो, ठीक है? अभी 2 दिन तो पूरा करने दो, ठीक है? रीति पे आ जाओ, कुछ समझा रहा हूं। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ये जो चित्त है ना, कैसा है? अनुरागी, प्रेम करने वाला चित्त है। अरे पीछे वालों, तुम तीनों लोग बात कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात नहीं है, नॉट गुड। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो अनुरागी चित्त है ना, उसकी गति कोई नहीं समझ सकता। ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होए। अब बताओ, कोई काले रंग में डूबता है तो वो उज्जवल होता है कि बकवास होता है? गंदा होता है ना वो। अरे काले रंग में डूबेगा तो और गंदा हो जाएगा ना, ठीक है? और ये मन कैसा है? जितना श्याम रंग में डूबता है, श्याम का मतलब यहाँ क्या है? क्या है? कृष्ण। त्यों त्यों उज्जवल हो, तो श्याम के रंग में डूबने पे उज्जवल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। ये तो क्या लगा? विरोध का आभास, हाँ या ना? अरे काले रंग में डूबने से उज्जवल थोड़ी होगा, गोल्डन में डूबो तब उज्जवल होंगे। तो ये तो हो गया विरोध का आभास, लेकिन वास्तविकता क्या है? विरोध है नहीं। श्याम के रंग में जो कोई जितना डूबता है ना कृष्ण के रंग में, वो उतना ही उज्जवल होता जाता है, तो इसमें विरोध नहीं है। तो विरोध का आभास होता है, लेकिन वास्तविक विरोध मौजूद नहीं होता। तंत्री नाद कवित रस सरस राग रतिरंग, तंत्री नाद, ढोल तंत्र मंत्र, ढोल नगाड़े, कवित्त रस, कविताओं का रस, घनानंद प्यारे सुजाने सुनो, मूड बनता है ना, और धर धर धिंग, मूड बनता है ना। तंत्री नाद कवित्त रस सरस राग, उधो मन नहे दुष बीश। तो क्या है? राग, रति रंग और स्त्रियों से प्रेम। अनबूढ़े जो इन चारों चीजों में नहीं डूबा ना, बूढ़े समझ लो उसकी जिंदगी तो बूढ़ गई, बेकार है उसकी लाइफ। कौन कह रहा है? बिहारी। अरे बिहारी है ना,
श्रृंगारी कवि है भाई, ऐसी बात कहेगा ना वो तो। कह रहा है अनबूढ़े बूढ़े, जो इन चारों में नहीं बूढ़ा ना वो तो समझ लो बूढ़ गया। तरे, और तर कौन गया? जे बूढ़े सवंग, जो इन चारों अंगों में क्या हो गया? डूब गया, वो तर गया। यानी वास्तव में जिंदगी तो उसी की है। अब बताओ, डूबने पे तो तर जाए और नहीं डूबे तो डूब गया। ये विरोध का आवाज है कि नहीं? लेकिन सही भी है। अगर ढोल नगाड़े मतलब म्यूजिक और कविताओं का रस और अच्छी राग में गायन और स्त्रियों का प्रेम, अगर इन चारों में नहीं डूबे तो उसकी जिंदगी बर्बाद है। और जो इन चारों में डूब गया वो मान लो कि सब रंगों में डूब गया। कई लोग खुश हो रहे, बोले ये सही कहा है, पहली बार कोई बढ़िया काम की चीज आई है। ठीक है, आगे सुनो। सुलगा अनुराग कराग, वहां जल से भरपूर तड़ाग रहा। राम और भरत जब एक दूसरे से मिले ना तो एक दूसरे को बाहों में भर लिया। किसने? राम भरत ने। तो सुलगा अनुराग का राग वहां, तो वहां पे अनुराग का, प्रेम का राग सुलग गया। किसका राग सुलगा? और प्रेम का राग सुलगा ना तो तड़ाग है ना वो जल से भरपूर हो गया। यानी आंसुओं से नॉन स्टॉप आंसू बरस गए। अरे तालाब किससे भरपूर हो गया? जल से, मतलब नॉन स्टॉप आंसू बरस गए। अब बताओ, जहां पे आग सुलग रही हो वहां पे पानी से भरपूर हो सकता है कि कोई चीज? आग सुलगेगी तो पानी थोड़ी भरपूर होगा वहां पे। तो विरोध का आवाज है ना, लेकिन वास्तव विरोध नहीं है, सच है। अनुराग का राग भी सुलगा था और अनुराग का राग सुलगा था, मतलब प्रेम बरसा था, और मतलब प्रेम की आग भी लगी थी और तालाब आंसुओं से भर भी गया था। दोनों बात सही है। मीठी लगे अखियों ने लुनाई, अखियों पे जो लुनाई होती है ना, रोने के बाद के जो आंसू होते हैं उसको बोलते हैं लुनाई। वो अच्छी लगती है छोटे बच्चों पे। किस पे? छोटे बच्चों। छोटे बच्चे रोते ना और आप उनको एकदम कुछ दिखाओ और वो एकदम हंसने लग जाते हैं रोते रोते ही। उस समय आप उनकी आंख देखोगे तो उनकी आंखों में उस समय भी क्या होते हैं? आंसू टिमटिमाते रहते हैं और ऊपर से वो हंसते रहते हैं। तो वो बहुत शानदार लगती है। ठीक है, अब बताओ, रोना किसी का अच्छा लगता है क्या? लेकिन वो भी क्या लगता है? अच्छा लगता है। विरोध का आवाज है लेकिन फिर भी विरोध नहीं है। हो गया अलंकार एंड रीति।